एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की बाकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपने हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं करी तो अभी करिए। ये नई टी शर्ट मार्कोस वाली टी शर्ट निकलकर सामने आई है। कैसे बुक करना है व्हाट्सएप पे पता करिए और कब आपको ये मिल सकती है, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे पता चलेगा। इसके अलावा अन्य टी शर्ट्स भी हैं, आपको अगर पसंद आती हैं तो मार्कोस के साथ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। और मार्कोस की टी शर्ट केवल 399 रुपए में उपलब्ध है। 100% कॉटन, फ्री शिपिंग। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर सिया और सुन्नी का विवाद चल रहा है। सिया जो भारत में मिलना चाह रहे हैं और उनके द्वारा कई बार ये नारे भी लगाए गए हैं कि करगिल का रास्ता खोलो, हमें भारत जाना है, हमें करगिल जाना है। असल में वो अपने लैंड को भारतीय लैंड ही मानते हैं और भारत के अंदर जिस प्रकार से सिया सुन्नी कोई विवाद नहीं है, उसी तरह से वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। कि पाकिस्तान में तो आपको पता है सिया सुन्नी विवाद होता ही रहता है। सिया कह रहे हैं भाई हमें भारत से जोड़ दो, हमें पंजाबी सुन्नी से कोई मतलब नहीं है। खैर सिया सुन्नी पे डिस्कशन हमारा नहीं है, डिस्कशन है भारतीय झंडा लहराने पे। एक यूट्यूबर कह लीजिए या पाकिस्तान की रिपोर्ट बताने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम कोमेल अहमद है, उसके द्वारा ये फोटो ट्वीट करी गई है और इसमें बोला गया है, इसको मार्क करते हुए कि भाई इस तरह के जो गद्दार लोग हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, अंड ये सारी चीजें लिखी हैं। बात यहाँ पर ये है, नटशल में बात ये है कि यहाँ पर वो जो परेशान है वो इसलिए है कि इन लोगों के द्वारा तिरंगा लहराया गया है। ये कुछ स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, इनके द्वारा तिरंगा लहराया गया है। कई ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई है कि इसमें गिलगित बाल्टिस्तान के घरों पर तिरंगे झंडे लहरा दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के जो मौलवी हैं वो भी इसको डिस्कशन कर रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्विटर पे बहुत सी वीडियो निकल कर आई है और वहां पर उस वीडियो का हम लोग यहाँ से यूट्यूब में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल की वो वीडियो हो और वो हमें दिक्कत दे दे। तो भैया ये न्यूज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, वीडियो डिलीट ना हो, इसलिए हम उस वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वो मौलवी ये कह रहा है कि ये लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते उस चीज़ को नहीं मानते हैं, अब तो इन्होंने हद कर दी है, तिरंगे लहराने लगे हैं अपने हाथों में, अपने घरों में। तो कोइंसिडेंस देखिए, भारत में जहां G20 समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है 9-10 में, वहां पाकिस्तान की स्थिति क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान अलग होने की कगार पे है। एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो वहां पर हो ही गए हैं। हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर ये जनता जब मिल जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगा। अगर भारत ये पार्ट ले भी लेता है तो यही जनता भारत के अंदर प्रॉब्लम करेगी क्योंकि ये एक्चुअल में पाकिस्तान परस्त जनता तो है ही। अभी पाकिस्तान से उनका मसला हल नहीं हो रहा है इसलिए वो भारत का नाम ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं। ये चीज दर्शाती है कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है। हम जब चाहे इस फ्रेजाइल सोसाइटी का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। हम जब चाहे बिना युद्ध के किसी भी लोकेशन के पाकिस्तान की एरिया को अपने अंदर मिला सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक और घटना हुई है जिसको कि राह की साजिश बताया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, और आपके लिए बहुत खुशी वाली खबर है। असल में लश्कर-ए-तोयबा का एक विंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक विंग है जो कि दिखाता है कि वो कितने अच्छे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट कहलाती है ये पार्टी और इसी का एक सदस्य था। इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पे गोली मारी गई है मस्जिद के अंदर जब ये नमाज पढ़ रहा था। वहां जाकर अननोन असैसिनेट के द्वारा इसको मार दिया गया है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी लीडर था और पाकिस्तान के लिए दुख वाली यह बात है कि भरी दोपहरी में दिन दहाड़े उनके किसी आतंकवादी ग्रुप के लीडर को इस तरह से पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारना बहुत बड़ी बात है। हालांकि पाकिस्तान ने एक व्यक्ति को पकड़ा भी है और उससे पूछताछ कर रहे हैं, पर पूछताछ में उखड़ेगा क्या, लीडर तो मार ही दिया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि टीटीपी चित्राल में कई गांवों को अपने कब्जे में लिया हुआ है। हथियारों की फोटोज भी डाली है उसने कि ये सारे हथियार पाकिस्तानी आर्मी से उन्होंने ले लिए हैं। ये सारे फोटोज वो लोग डाल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आतंकवादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पर और आ रहे हैं उनको हम मार दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वहां पर कई गांवों को उनके कब्जे में ले लिया गया है और कई पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा भी गया है। इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान वाली खबर मैंने आपको बताई थी, आपको लग रहा होगा कि पुरानी खबर मैं दे रहा हूं। आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, इसमें उसका इंग्लिश रूपांतरण भी है और इसमें नीचे आपको डेट भी दिख रही होगी। तो ये करंट की घटना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से आग लगी हुई है, चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो, वेस्टर्न फ्रंट हो, कोई भी फ्रंट हो, पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। पाकिस्तान के पास दिन ज्यादा बचे हैं नहीं, उनकी इकोनॉमी तो डाउन जा ही रही है, साथ ही साथ इस प्रकार के इंटरनल कलेश उनको आसानी से तोड़ने के लिए काफी। बात करते हैं भारत और यूएई के एक ऐसे कोलैबोरेशन की जिसको कि अभी तक लोग नहीं जान रहे थे। BEL और
यूएई की कंपनी है एज, इसके द्वारा एक नया हथियार बनाया गया है। एक नया हथियार इन द सेंस एक किट बनाई गई है जो कि प्रिसीजन गाइडेड बम बना सकती है किसी भी बम को। इसका नाम अल तारीक LR रखा गया है, यानी कि लॉन्ग रेंज वाला। इसकी मारक क्षमता कुछ 120 किलोमीटर की बताई जा रही है। ये किसी भी बम जैसे कि MK81, MK82, MK83 इन वेरिएंट्स को आसानी से एक प्रिसीजन गाइडेड बम बना सकता है। इसका जो ट्रायल है वो 2024 में HAL का ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इसको लॉन्च करने योग्य होगा उसके द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है, दोनों ही कंपनीज के बीच में। जाहिर सी बात है, क्लियर बात ये है कि यहाँ पर भारत अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है देशों के साथ मिलके। ये हो सकता है कि यूएई को ट्रांसफर किए जाएं ये हथियार या उनके उपयोग के ही हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इजरायली इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो भारत के अंदर भी इसका भारतीयकरण भी होगा ही। देखते हैं ये कब इंडक्ट होता है। बात करते हैं नेपाल की, और नेपाल के अंदर चीन के विरोध में स्वर अब उठने लगे हैं। एक जनमत पार्टी है, उसके एक वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात कर ले, उनके द्वारा पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया गया है। ये जो पार्टी है ये अभी की जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी एक सहायक पार्टी है, मतलब इसकी वजह से भी गवर्नमेंट चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बयान है। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है अब्दुल खान और इसके द्वारा ये कहा गया है कि चीन के एम्बेसडर के द्वारा जो नेपाल को ये बोला गया है कि भारत से दूरी बनाए रखो और भारत तुम्हारे काम का नहीं है, तुमको निचोड़ रहा है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर नेपाल सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता रखती कुछ भी, तो इस चाइनीज एम्बेसडर को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं सिखा सकता है कि हम किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करते हैं या फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाते हैं। भारत जो बहुत समय से हमारा मित्र रहा है, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ आता है, उसके खिलाफ ये जो विष खोला जा रहा है ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको बाहर निकालो। ये क्लियर बताता है कि चीन के खिलाफ वहां की पार्टियों में किस प्रकार का रोष है। मैं आपको बताता हूं कि घटना क्या है। घटना यह है कि उनके एम्बेसडर के द्वारा यह कहा गया था, एक ऑफिशियल जो फोरम था, नेपाल के ऑफिशियल फोरम था, वहां पर इस प्रकार की अपनी रणनीति वो नहीं बोल सकते थे। उनके द्वारा यह कहा गया कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार तो है, नेपालियों को बहुत बड़ा बाजार तो लगता है, पर भारत उनको चूस रहा है। भारत ऐसी कंट्री नहीं है जिससे कि वो फ्रेंडशिप रखें, या भारत ऐसी कंट्री नहीं है जो कि नेपाल को लाभ पहुंचा सकती है। वो ये कह रहे थे कि भैया भारत से दूरी रखो और हमारे साथ मिलो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी पिछले ही साल तुमने 10 बिलियन नेपाली रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी भारत को बेचा है, भारत ने तुम्हें 19 बिलियन नेपाली रुपीस का बिजली बेचा है। अब देख लो, ट्रेड डेफिसिट देख लो बिजली के मामले में। तो भैया नेपाल एक छोटी कंट्री है, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इस तरह से ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो हमारा चीन के साथ भी बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो कोई तीसरा देश भारत को आगे थोड़ी ना सिखाएगा कि भाई तुम चीन से नाता तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो भी भारत के किसी ऑफिशियल प्रोग्राम में ऐसे आके नहीं सिखा सकता। वो भाई कहीं पर्सनल अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, पर भारत के ऑफिशियल किसी भी ओकेजन पे वो नहीं कह सकते हैं। अगर भारत सोवरेन कंट्री है तो भारत को कोई नहीं सिखा सकता। यही चीज नेपाल के MP के द्वारा भी कहा गया कि हमें कोई नहीं सिखा सकता है। अगर इस प्रकार के सिखाते हैं तो भाई ये चाइनीज एम्बेसडर को बाहर भगाओ। आपका कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं क्वाड लीडर्स की। आने वाले रिपब्लिक डे परेड के दिन हो सकता है कि क्वाड लीडर्स स्पेशल गेस्ट या चीफ गेस्ट के तौर पे भारत आए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो मैनेजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहे हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई हाँ आ सकते हैं वो, अगर इस प्रकार का कोई निमंत्रण जाता है तो उनसे पूछा गया है। तो क्वाड के अन्य सदस्य देश का क्या इस पर रवैया होगा ये कभी क्लियर नहीं है, पर बहुत ज्यादा ये क्लियर है अगर भारत चाहेगा तो ये रिपब्लिक डे परेड में जरूर आएंगे। इसमें अमेरिकन, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।